उनको भी बढ़ाने का काम किया, तमाम लोगों को बढ़ाने का काम किया, तमाम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए। लेकिन समय समय में आपने देखा कि जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए वो आदरणीय बहन जी के, माननीय कांशीराम साहब के उस आंदोलन के ऊपर खड़े नहीं उतरे। तब सब लोगों के निवेदन के बाद, हालांकि उस समय भी श्री आनंद कुमार जी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उस समय भी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि जब आदरणीय बहन जी की तबीयत खराब हुई, बहन जी का जब हीमोग्लोबिन 6 ग्राम रह गया था, उस समय अपना खून देने का काम भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने देने का काम किया था। और साथियों, उसके बाद भी बहन जी ने उनको कोई भी जिम्मेदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन जब देखा कि तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया लेकिन वो खड़े नहीं उतरे, तब तमाम वरिष्ठ साथियों के निवेदन के बाद बहन जी ने श्री आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जब उन्होंने देखा युवाओं को जोड़ने के लिए, आप लोगों को याद होगा आपके बीच में भी कई युवा लोग आए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किए, लेकिन वो भी जब खड़े नहीं उतरे, तब आदरणीय बहन जी ने देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने जब बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी परिवार के किसी युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तब आदरणीय बहन जी ने लंदन से पढ़ कर के आए आकाश आनंद जी को इसलिए नहीं बढ़ाने का काम किया कि उनके परिवार के थे, बल्कि इसलिए बढ़ाने का काम किया। पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूँ, तो बहन जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन को, उनके डेडिकेशन को और उनके पार्टी के प्रति लगाव को देखने का काम किया, तब आदरणीय बहन जी उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। ज्योतिबा फुले बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के पवित्र कार्यों को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेव डीएस को और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री नहीं, संसद की सेवनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणास्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि में विदर्भा जोन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के सही मायने में हम सबको दिशा निर्देश देने वाले श्री आनंद कुमार जी, मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के केंद्र की ओर से लगाए गए महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर युवा साथी भाई नितिन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे और महाराष्ट्र प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट श्री डोंगरे जी, जनरल सेक्रेटरी जयकर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी जो मंचासीन हैं, हमारे बीच में हमारे भिक्षुगण मौजूद हैं। मैं आप सबका बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में
बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री आकाश आनंद जी को मुख्य मार्गदर्शक के रूप में आना था और हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना था, लेकिन वायरल फीवर होने की वजह से आज हमारे बीच में आकाश आनंद जी नहीं आ पाए। लेकिन आगे जो महाराष्ट्र प्रदेश सहित और अन्य प्रदेशों में जो उनके कार्यक्रम लगे हैं वो उनके आगे के जारी रहेंगे और आप लोगों के बीच में जल्द ही विदर्भा की दूसरी मीटिंग में श्री आकाश आनंद जी आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। साथियों, आज मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि मुझे उनके सामने बोलने का अवसर मिल रहा है जो इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहने को आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सही मायने में वो बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत मजबूत पिलर, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। तो क्यों मजबूत कार्यकर्ता है साथियों, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु मानवर कांशीराम साहब की राह पर चलने का काम किया। जिस तरह से इस बहुजन समाज के मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांशीराम साहब ने जब ये देखा, जब वो पहली बार महाराष्ट्र की पूना की धरती पर जब बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने आरबीआई में जब काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत जल्दी आरबीआई जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद मात्र कुछ वर्षों के बाद ही वो कई पार्ट में बंट गई थी, कोई उसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इस बहुजन समाज के आंदोलन को गति देने के लिए, उनके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका उत्तराधिकारी या कोई भी उनका लेफ्टिनेंट आगे नहीं आया, कोई भी अपने परिवार का त्याग करने के लिए आगे नहीं आया। और यही कारण था कि जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, जो फुले साहू अम्बेडकर से होते हुए बाबा साहब के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस तक का जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, वो बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के बाद ही साथियों जमीन दोष होने लगा था। मानवर कांशीराम साहब ने उससे लेसन लिया, इसलिए उन्होंने, ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने लेफ्टिनेंटों को तैयार नहीं किया था, लेकिन क्योंकि बाबा साहब को समय नहीं मिला कि वो किसी को अपना एक सही उत्तराधिकारी चुन सके, इसलिए उस बात को सबक लेकर के हमारे मसीहा और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब ने उस बात से सबक लेकर के अपने जीते जी मानवर कांशीराम साहब ने कई लोगों को तैयार करने का काम किया, कई लोगों को तैयार करने का काम किया। लेकिन जो लोग, बहुत लोगों को जब तैयार किया, बहुत लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया, कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया, जनरल सेक्रेटरी बनाने का काम किया, लेकिन मानवर कांशीराम साहब के जैसा वो चाहते थे उस पर खरा उतरने का काम बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी उतरी। आदरणीय बहन जी उसमें खड़ी उतरी और खड़े उतरने के कारण मानवर साहब ने 2001 में, हम सब लोग जानते हैं, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लाखों की संख्या में आदरणीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था, एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था। और आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम आपके इस कारवां को, आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है, उसको अपनी अंतिम सांस तक, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और साथियों, वो बात उन्होंने सही साबित करके दिखाया है। बाबा साहब के परिनिर्वाण, मानवर साहब के परिनिर्वाण के बाद 2006 में 9 अक्टूबर 2006 को परिनिर्वाण के बाद उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाने का काम किया जो इतिहास में शायद किसी महिला ने निभाने का काम नहीं किया, कि अपने गुरु को मुखाग्नि देकर के सम्मान देने का काम किया साथियों। और उसका परिणाम निकला कि उनके परिनिर्वाण के बाद भी ये पार्टी साथियों आगे बढ़ती रही और देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी साथियों बनी।
देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। माननीय बहन जी ने भी अपने नेता से, अपने गुरु से सबक लेकर के, बाबा साहब के उस संस्मरण से सबक लेकर के अपने साथ अपने समय उन्होंने देश के तमाम युवाओं को, देश के तमाम जो पार्टी के नेता थे उनको भी बढ़ाने का काम किया, तमाम लोगों को बढ़ाने का काम किया, तमाम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए। लेकिन समय समय में आपने देखा कि जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए वो आदरणीय बहन जी के, माननीय कांशीराम साहब के उस आंदोलन के ऊपर खड़े नहीं उतरे। तब बहुजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ साथियों ने आदरणीय बहन जी से विनम्र निवेदन किया कि बहन जी आपने बहुत लोगों को देखा, कई लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन सभी लोग निजी स्वार्थ के खातिर पार्टी को आगे गति देने का काम नहीं किया। तब सब लोगों के निवेदन के बाद, हालांकि उस समय भी श्री आनंद कुमार जी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उस समय भी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि जब आदरणीय बहन जी की तबीयत खराब हुई, बहन जी का जब हीमोग्लोबिन 6 ग्राम रह गया था, उस समय अपना खून देने का काम भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने देने का काम किया था। और साथियों, उसके बाद भी बहन जी ने उनको कोई भी जिम्मेदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन जब देखा कि तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया लेकिन वो खड़े नहीं उतरे, तब तमाम वरिष्ठ साथियों के निवेदन के बाद बहन जी ने श्री आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जब उन्होंने देखा युवाओं को जोड़ने के लिए, आप लोगों को याद होगा आपके बीच में भी कई युवा लोग आए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किए, लेकिन वो भी जब खड़े नहीं उतरे, तब आदरणीय बहन जी ने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों ने जब बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी परिवार के किसी युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तब आदरणीय बहन जी ने लंदन से पढ़ कर के आए आकाश आनंद जी को इसलिए नहीं बढ़ाने का काम किया कि उनके परिवार के थे, बल्कि इसलिए बढ़ाने का काम किया। पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं, तो बहन जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन को, उनके डेडिकेशन को और उनके पार्टी के प्रति लगाव को देखने का काम किया, तब आदरणीय बहन जी उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की तारीख में श्री आकाश आनंद जी आज पूरे देश में बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, जितने भी भारतीय राजनीति में युवा हैं, उनमें साथियों श्री आकाश आनंद जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत है, हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। आप लोगों ने राजस्थान के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, आपने मध्य प्रदेश के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, बिहार के कार्यक्रम देखे होंगे, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम देखे, कर्नाटक तमिलनाडु के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। साथियों, बड़े पैमाने पर युवाओं में शिरकत करने का काम किया। इसलिए साथियों, मेरे लिए गौरव की बात इसलिए है कि मुझे ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पर्दे के पीछे लेकर के पहले काम करने का काम किया, पार्टी को गति देने का काम किया, और अब फ्रंट लाइन में आकर के पार्टी की जिम्मेदारी को संभालने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। साथियों, जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी बड़ी ऐसी पार्टी है जो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को, बहुजन समाज के कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आज देश में हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस देश में फुले साहु अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, फुले साहु अम्बेडकर माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, एक भी पार्टी आपके बीच में? साथियों, आज साथियों तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के बनाए संविधान को खतरे की बात करती हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान के खतरे की बात करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा खतरे की बात करती है, मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी आज साथियों बड़े खतरे की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश में आजादी के बाद केंद्र सरकार से लेकर के देश के ज्यादातर राज्यों में सबसे ज्यादा शासन करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर इतना ही इसको शौक था, इतना ही इसको बाबा साहब के संविधान से लगाव था और है, तो इसने क्यों नहीं, इस पार्टी ने क्यों नहीं
लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में केंद्र सरकार की नौकरियों में 15% एसटी को, 7.5% एसटी को, और बाद में बाबा साहब के संविधान के आधार पर जब मंडियों कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने लागू कराने के लिए रात दिन एक करने का काम किया, उस पार्टी के हिसाब से बैकवर्ड समाज के लिए 27% रिजर्वेशन है। आज तक इस पार्टी ने अपने शासनकाल में किसी बैकलॉग के माध्यम से कभी भरने का काम क्यों नहीं किया? आज तक भरने का काम किया साथियों? आपके महाराष्ट्र में आज किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार रही हो, या फिर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और द्वितीय शिवसेना की सरकार हो, क्या किसी पार्टी ने एक भी पोस्ट बैकलॉग के नाम पे भरने का काम किया एससी एसटी ओबीसी की? नहीं किया। क्या किसी पार्टी ने एससी एसटी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया? क्या किसी भी पार्टी ने आपके प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया? ये किसने किया साथियों? ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस देश में किसी ने किया है तो साथियों, इस देश के सबसे बड़े सूबे में शासन करने वाली, एक दो बार नहीं 4 बार शासन करने वाली संसद की शेरनी आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन की मांग करने का काम इस देश में जानते हो किसने किया था? इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और उस सपने को साकार क्या साथियों कांग्रेस ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? एनसीपी ने, शिवसेना ने किया? या क्या आरपीआई कभी कर सकती है? या साथियों जो नई नेगेटिव पार्टी जो युवाओं को गुमराह करने का काम करती है वो कर सकती है? लेकिन नहीं, लेकिन गुमराह तो कर सकते हैं। इसलिए साथियों गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर फुले साहू अम्बेडकर के साथियों महाराष्ट्र के लोग तो सबसे ज्यादा नारा लगाते हैं, फुले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, ये नारा लगाते नहीं लगाते हैं? लेकिन साथियों अगर ये नारा लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फुले साहू अम्बेडकर के मिशन के अधूरे को पूरा करने का काम या कांशीराम साहब के मिशन के अधूरे मिशन को पूरा करने का काम क्या कोई राजनीतिक पार्टी करने की क्षमता रखती है? अगर रखती है तो केवल और केवल एक पार्टी है, वो है साथियों बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसलिए साथियों हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें साथियों उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल की सरकारों को देख लेना चाहिए। इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि साथियों हमने अच्छी तरीके से देखा है, आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार में एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी नीतियां बनाने का काम किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन दिलाने के लिए उन्हें पिछली जात का प्रमाण पत्र 1995 में इस देश में किसी सरकार ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। अगर साथियों अगर 2 कमरे के पक्के मकान किसी ने देने का काम किया था तो आदरणीय बहन जी ने देने का काम किया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए देकर के गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया। क्यों किया साथियों? क्योंकि साथियों हमें बाबा साहब की इस बात को याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड क्या होता है साथियों? राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा, हमारे लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा एक वोट से, ये तो कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा एक वोट से, लेकिन बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड होता है कि अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है। हमारे ऊपर कौन शासन करता है? अयोग्य व्यक्ति शासन करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 बैलेट, एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य का सिद्धांत लेकर के आपको बराबर के अधिकार, आपको साथियों मांगने वाले की जगह, ऐसा हाथ करने वाले की जगह बाबा साहब ने ऐसा हाथ करने वाला बनाने का काम किया है साथियों। इसलिए हमें ऐसा हाथ करने वाले बनने के लिए साथियों, उसके लिए हमें साथियों शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहब हमेशा कहते हैं मेरी प्रशंसा मेरे जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रशंसा मेरी जय जयकार करने की जगह मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। इसलिए बाबा साहब कहते थे
क्या कहते थे कि प्रतिमा का नहीं, प्रतिमा का साथियों गुणबोध करने का काम करो। किसका पूजन करो? प्रतिमा का करो। और प्रतिमा कैसे आती है? बाबा साहब हमेशा कहते कि जिस दिन इस भारतवर्ष में मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें जिस दिन पुस्तकालय और स्कूलों की तरफ मुड़ जाएंगी, उस दिन ये देश साथियों दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा, दुनिया की महाशक्ति। लेकिन आपके बच्चों को, आपके लोगों को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार हो, या आपके एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी और शिवसेना की सरकार रही हो, ये तो साथियों आपके लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से शिक्षा को, ये साथियों कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस पार्टी वाले कभी नहीं कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर साथियों 1 नेशन 1 एजुकेशन इस देश में हो जाएगी तो बाबा साहब की वो बात कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं साथियों, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं पैसा दे करके। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, दिमाग से। 5 किलो राशन के चक्कर में, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में, इनके चक्कर में ना छोड़ के बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव के समय में, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, सभी तरह के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्यों करें? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब ने बाबा साहब की बात को दोहराते हुए कहा था, बराबर के वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और हराना नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब हमें अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही साबित करना है, जिन्होंने कहा था जिस दिन हमारे लोग वोट की ताकत को समझेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होगा, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे लोग हमारे वोट की ताकत को समझेंगे, हमारे वोट को लूटने और बिकने से रोक लेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। साथियों अगर हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको महाराष्ट्र में हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको शासनकर्ता जमात बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको मांगने वाले की जगह देने वाला बनना है। साथियों अगर हमें आरक्षण मांगने की जरूरत कब पड़ती है? जब साथियों हम देने वाले नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी देने वाले बने। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने माइनॉरिटी के बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बैकलॉग के माध्यम से भर्तियां करने का काम किया, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश की शासक थी। इसलिए साथियों जब तक हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी शासक नहीं बना सकते हैं, तब तक हमें एक काम करना पड़ेगा। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, जब तक हम राजनीतिक ताकत बराबर की ताकत नहीं ला सकते हैं, तब तक हम कम से कम पॉलिटिकल क्राउड को तैयार करें, राजनीतिक शक्ति तो तैयार करें। इसलिए राजनीतिक शक्ति तैयार करना है कि नहीं करना साथियों? महाराष्ट्र में अगर राजनीतिक शक्ति तैयार करना है तो एक बार माननीय कांशीराम साहब के सम्मान में जोरदार नारा लगाइए, जोरदार नारा लगाइए, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे। साथियों इस बात को याद रखिए कि आपने इन महापुरुषों के मिशन को अधूरा पूरा करने का संकल्प दोनों हाथ उठा करके लगाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये चाहूंगा कि मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे मुख्य अतिथि हम लोगों को संबोधित करें। उससे पहले हमारे लोग नारा लगा करके माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने का काम करें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।